नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एड्यू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं सीडीपी की क्लास जो सीटेट यूपीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपको पता ही है कि सीटेट वगैरह में बहुत ही लिमिटेड सीडीपी पूछता है, जिसमें आपका ये मनोविज्ञान कहाँ से आया, उत्पत्ति वगैरह, ये यूपीटेट के लिए है। सीटेट में सब नहीं पूछता, बौद्धिक क्वेश्चन कम आते हैं। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो समझते हुए कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इंकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। पूछ रहा है दोस्तों, इन चारों जो ऑप्शन है इसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावी क्या है, कौन सा मेथड होता है जो बच्चे की कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को बड़ा इफेक्ट करता है। इसके हिंदी टर्म्स भी है दोस्तों, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड इंकरेज देम टू यूज रीजनिंग। बच्चों को अधिक से अधिक उदाहरण देना और उनकी तर्क शक्ति का विकास करना। यूज पनिशमेंट स्टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल चेंजेस। बच्चों को दंड की देने की बात कर रहा है जिससे उनके भाव चेंज हो सके। न्यू concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones. और at last है कि replace the students incorrect ideas with the correct ones by asking them to memorize। मतलब बच्चों को जो नए आइडिया हैं उनके विचार उनके दे देना और रटाना उनको कि यही सही है, इसको आप देख लो। हिंदी में देखते दोस्तों। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। फर्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक बालक का दंड का उपयोग करना। और पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। और याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बताए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक एक ऑप्शन को डील करते हैं। कि पहला है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कुछ ठीक लग रहा है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं बाद में। सेकंड है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपको पता है कि आरटी 2009 हुआ, एनसीएफ 2005 हुआ, सब में ये साफ साफ तौर पर कहा गया है कि आप बच्चे को आंख तक नहीं दिखा सकते। मुर्गा बनाना और दंड देना दूर की बात है दोस्तों। यू कैन नॉट डू एनीथिंग जिससे बच्चे को मेंटली हार्म हो, फिजिकली हार्म हो, आप उसे डांट तक नहीं सकते एटलीस्ट। तो दंड की तो दूर की बात है दोस्तों। तो ये दंड तो जो है हमारा क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको ऐसे ही हम लोग खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पुराने प्रत्यय किसी संदर्भ के बिना, जो पुराने कॉन्सेप्ट है बच्चे के वो बिना समझे अपने आप कैसे नए कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। और सेकंड है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये भी दोस्तों कोई सही नहीं है, बिकॉज याद करने के लिए कहकर इसमें रोट मेमोराइजेशन को ये जोड़ दे रहा है, इसमें ये बात सही नहीं है। हाँ, ये सही लग रहा है दोस्तों कि विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना। आपको पता ही है कि अधिक से अधिक बच्चे को आप एग्जाम्पल देंगे ताकि वो क्या, उसके रीजनिंग जो तर्क शक्ति जो है वो बढ़े और वो अधिक से अधिक उसको प्रोत्साहित करें, इंकरेज करें। ये सारी बातें क्या है दोस्तों, ये गुड सेंस में है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी संप्रदात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, तो कंसेप्चुअल के लिए क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ टू डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। आपको पता है दोस्तों, सेफलोकॉर्डल होता है, प्रोक्सोमोडिस्टल होता है। तो सेफलो का मतलब ही होता है दोस्तों सर, मतलब सिर, जिसे खोपड़ी बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आपको पता है दोस्तों, कई बार बता चुका हूं मैं। तो इसमें दिया है हेड टू टो, क्या सर से पैर तक, रूरल टू अर्बन, ग्रामीण से शहरी तक, जनरल टू स्पेसिफिक, विशेष से सामान्य से विशेष की तरफ, या डिटरमिनेंट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, भिन्न से एकीकृत कार्यों की तरफ। इसमें हिंदी देख लीजिए। विकास का सिर पद्मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों बताएं।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज आपको सबको पता है सेफलोकॉडल कहाँ से होता है दोस्तों, हेड टू टो। पहले बच्चे के सर का विकास होगा, धीरे 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 क्या होगा दोस्तों, वो पैर तक जाएगा। और उसके ऐसे ही जब एग्जाम में पूछ ले दोस्तों सेफलोकॉडल, तो आप समझ जाइएगा क्या होगा, पद्मुख विकास वाली बात कर रहा है मैं, सर से पैर की ओर होगा। और जब प्रोक्सोमोडिस्टल की बात करेगा, केंद्रस्थ वाला जो बात करेगा, वो क्या सेंटर टू बाहर जाएगा, मतलब नियर टू फार। पहले उसके केंद्रों में, जैसे उसके पहले दिल, फेफड़े आदि के विकास होगा, उसके बाद उसका सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा। जैसे आप देखेंगे छोटा बच्चा होगा, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे हाथ को ऐसे करके पकड़ता है, पूरे हाथ में उसको, क्योंकि उसको कमांड नहीं होता, धीरे धीरे उसके हाथों में कमांड आएगा, फिर उसकी उंगलियों में आएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नियर टू फार भी बोलते हैं और प्रोक्सोमोडिस्टल भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, सेफलोकॉडल सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सोमोडिस्टल क्या होता है दोस्तों, केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर, नियर टू फार भी बोल सकता है दोस्तों। तो ये आपको इसको ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर कौन सा दोस्तों सही होगा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड प्रिटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें चारों अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है जिससे भाषा विकास एकदम हो जाना चाहिए, अब संवेदनशील होता है। पूछ रहा है भाषा विकास के सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, वयस्कावस्था एडल्टहुड, प्रारंभिक बचपन का समय अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जन्म का पूर्व समय पेरेंटल पीरियड, या फिर मध्य बचपन का समय मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। बताएं दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं। तो दिया है कि भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित से कौन सा होता है, एडल्टहुड। आपको पता है एडल्टहुड कब आता है, 18 ईयर्स के बाद आता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि प्रारंभिक बचपन का समय, जन्मपुर का समय, ये भी गलत है दोस्तों। मध्य बचपन का समय जो 11 से बाद का है, तो ये भी सही नहीं है। हाँ ये दोस्तों समझ में आ रहा है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो क्या कितना होता है दोस्तों, 6 to 11, 6 to कितना होता है दोस्तों 11। ये समझ में आ रहा है, बिकॉज आप देखे होंगे कि जो ये समय होता है अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है आपका, इसमें एक मिनट दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड 6 to 11 नहीं होता है, एक मिनट। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है दोस्तों, इसमें भाषा विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज इसमें बच्चे जो भी आपके घर में बच्चे होंगे जो भी सीखते हैं, वो उसको बार बार दिन भर उसको बोलते रहते हैं, तमाम सारी बातें जो भी उनको सामने कोई भी बात होगी वो उसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे और वही बार बार दोहराएंगे। वो अच्छी बात हो तभी वो दोहराएंगे, बड़ी बात हो तभी, भले उस बात का मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो भी उनके कोई कार्टून देख लें, कोई ऐसा कोई डायलॉग देख लें किसी कार्टून का, तो उसे बार बार क्या करेंगे, वो उसको बार बार रिपीट करेंगे। इसलिए ये जो एज होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की एज होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसमें बच्चे के भाषा का विकास अति संवेदनशील होता है, क्योंकि जैसा वो सीखेंगे, जैसा वो सुनेंगे, वैसा ही उनका क्या होगा दोस्तों, वो बोलेंगे। तो इस एज में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, कि जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी हो और इफेक्टिव हो, ताकि मतलब उनके एनवायरनमेंट के जरिए। इसलिए बच्चे को बचाना चाहिए इस टाइम में, कि बच्चे मतलब गलत संगत में ना पड़े या गलत भाषा ना सीखें, जैसा उनको सिखाएंगे वैसा वो सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ए 6 years old गर्ल्स exceptional supporting ability both of her parents and sports person sent for her coaching every day and train her on weekend. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between। बोल रहा है दोस्तों, 6 साल की एक बच्ची है जो असाधारण योग्यता उसमें है, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके दोनों उसके माता पिता क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, सेंड हर फॉर कोचिंग, उसे प्रतिदिन क्या भेजते हैं दोस्तों, कोचिंग भेजते हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए हफ्ता में। और हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, और स्वयं भी उसे प्रशिक्षण देते हैं। और इसमें क्या कर उसकी क्षमताएं क्या है, निम्नलिखित में से बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। एक बार हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए, समय दे रहा हूँ। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उससे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। बताएं दोस्तों, जल्दी से पढ़ें, बताएं दोस्तों इसका आंसर।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, चूंकि कितने कितने साल की बच्ची है दोस्तों, वो 6 वर्ष की है, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड में है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पियाजे ने भी 4 स्टेट दिए थे, तो 2 से 6 वर्ष के जो बीच की अवधि उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। और 6 से 11 वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद से आपका एडोलेंस आ जाता है, एडोलेंस के बाद एडल्टहुड आ जाता है, आप सबको पता है। तो ये पूछ रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। अब बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर देखिए, आप जैसा कि वुडवर्थ ने बोला है कि डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल का प्रतिफल होता है। मतलब आप इस फिक्स नहीं कर सकते कि जो आपका हेरिडिटी अनुवांशिकता है इतना परसेंट व्यक्ति में काम कर रहा है और उसका एनवायरमेंट इतना परसेंट काम कर रहा है, नहीं, ये दोनों के गुणनफल का प्रतिफल होता है दोस्तों। कि जैसे कहीं कहीं हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है, कहीं इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते इसको कि ये इतना परसेंट काम मनुष्य के जीवन में योग्यता प्रदान करता है या फिर ये इतना परसेंट। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि कोई जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है या एटलीस्ट वो कुछ जानता नहीं है, बोलना मतलब कभी उसने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है, लेकिन वो इसका एनवायरमेंट ऐसा मिल जाता है कि वो इंग्लिश बोल सकता है बढ़िया से। क्यों? इसमें क्या है दोस्तों, इसका इफेक्ट क्या है, वो एनवायरमेंट का, उसके आसपास के जो एनवायरमेंट मिले हुए हैं उसका इफेक्ट है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो वही बोल रहा है कि एक 6 साल की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण देते हैं। दोस्तों इस यहाँ पे क्या मायने रख रहा है, उसका हेरिडिटी मायने रख रहा है। बिकॉज इसमें एक तो वो बच्ची पहले से ही स्कूल में जा रही है, ट्रेनिंग ले रही है खिलाड़ी की, और उसके माता पिता भी क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो कहीं ना कहीं उसकी हेरिडिटी के कुछ अंश उसके में आए होंगे, उसके जीन्स से आए होंगे, क्योंकि उसके माता पिता ऑलरेडी खिलाड़ी हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। किसकी परिणाम होंगे दोस्तों, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण का। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का, ये वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज उसके हेरिडिटी भी उसमें काम करेगा और एनवायरमेंट भी काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा Which of the following statement about principle of development is incorrect? दोस्तों एग्जाम में इस जो इनकरेक्ट है, जो नहीं शब्द है, इसको आप विशेष तौर पे मान करिएगा, बिकॉज ये जो होता है ये काफ़ी दिक्कत करने वाला होता है। तो दिया है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सेकेंड है विकास वंशानुगतता और वातावरण की सतत अनुन्नति क्रिया से होता है, अभी मैंने बताया जैसा कि। थर्ड है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन एंड और लास्ट है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलते हैं, देखते हैं। पाला दिया, चूंकि नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है। दिया है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। विकास को आप अधिगम से नहीं जोड़ सकते, बिकॉज एक आपका जो परिपक्वता होता है वो अधिगम से नहीं आता है दोस्तों। एक स्टेज पे जाने के बाद आप मैच्योर हो जाते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कुछ एक स्टेज पे जाने के बाद क्या हो जाएंगे, आप परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा विकास वंशानुगतता और वातावरण की सतत अनुन्नति क्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल। जब डेवलपमेंट होता है दोस्तों, जैसा कि वुडवर्थ ने भी कहा है कि विकास जो डेवलपमेंट जो क्या होता है, अनुवांशिकता और आपके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, फल होता है। आपका डेवलपमेंट का होता है, गुणनफल होता है किसका, आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही लग रहा है, चूंकि मुझसे नहीं पूछा है। और सेकंड थर्ड दिया है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। दिया है एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रन। आपको पता है दोस्तों कि सबको पता है
ये प्रसुप्ति अवस्था आती है, उसके बाद से बच्चे में सेंसरी मोटर आता है, उसके अर्ली चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद से लेटर चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद से एडोलेंस आएगा, उसके बाद से एडल्टहुड आएगा, उसके बाद से चला जाएगा। मतलब ये प्रोसेस है, वोम टू टोम, ये चलने वाले 4 प्रोसेस हैं कि पहले आपका क्या आएगा, जन्म बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद से क्या होगा, उसका बचपनावस्था होगा, उसके बाद से अर्ली चाइल्डहुड आएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था आएगा, उसके मध्य बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद से युवावस्था आएगा, प्रौढ़ावस्था। मतलब एक स्टेज है। यहाँ का इंडिया में बच्चा जन्मे तभी इस स्टेज से गुजरेगा। नाइजीरिया का हो, कनाडा का हो, अमेरिका को, मैंने ऑल ओवर इंडिया कहीं का बच्चा हो, ये स्टेजेस को पार करके ही जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले बचपन अवस्था सीधे एडोलेंस में चला जाएगा, या फिर कोई 2-4 बीच की जो अवस्थाएं हैं, जैसे आपका मिडिल एज है या फिर लेटर चाइल्डहुड है, ये इसको मिस करके डायरेक्ट वो एडल्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है आपका स्टेज बाय स्टेज, वो उसी स्टेज को पार करता चाहेगा, वो दुनिया कहीं का बच्चा हो। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक बच्चे में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मतलब डिफरेंस पाया जाता है। उनमें अंतर क्या होते हैं, एक समान नहीं हो सकते, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि इतने चरों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में क्या होता है, व्यक्ति भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। विकास एक परिमाणात्मक नहीं, विकास क्या होता है, गुणात्मक प्रक्रिया है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। बिकॉज आप वृद्धि का मापन कर सकते हैं, आप व्यक्ति की लंबाई को देख बता सकते हैं कि इनका इतना इंच लंबे हैं, इनके हाथ इतने इंच लंबे हैं। आप केवल क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्रोथ को माप सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं माप सकते। तो डेवलप ये बोलना कि डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होता है उसका ठीक मापन किया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है कि आप केवल केवल डेवलपमेंट को का ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये सरासर गलत है। आप ग्रोथ को माप कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं माप कर सकते। बिकॉज जो विकास है उसका एक छोटा सा अंश है क्या, आपका ग्रोथ है, वृद्धि है। विकास में तो सब आ जाएगा ना, आपका संवेगात्मक विकास आ जाएगा, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सब आ जाएगा। ग्रोथ क्या है, उसका एक छोटा सा अंश है। तो ग्रोथ का आप मापन कर सकते हैं, ठीक ठाक मापन कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई उसके और सब चीजें माप कर सकते हैं। लेकिन आप विकास को माप नहीं कर सकते, परिमाणात्मक नहीं होती है, गुणात्मक होता है दोस्तों। इसलिए ये क्या होता है, चूंकि हमसे नहीं पूछा था तो यही आपसे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिया है डैश तथा की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। द यूनिक इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबको पता है वंशानुक्रम और पर्यावरण ही क्या होता है, मनुष्य के जीवन को की दिशा को बदल सकता है दोस्तों। पर्यावरण जैसा मिलेगा वैसा व्यक्ति आप बन जाता है। तो ये तो काफी आसान था। नेक्स्ट है हमारा, अभी मैंने बताया था दोस्तों, गतिक विकास की प्रेरणा विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। तो आपको दोस्तों ये हिंदी नाम तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा है क्या आपका ये वाला जो नाम है दोस्तों, इसको आप जरूर याद करिएगा। बिकॉज इंग्लिश में नाम सेम ही होते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल आ जाएगा या फिर नियर टू फार आ जाएगा, दो ही आ सकता है दोस्तों। प्रॉक्सिमोडिस्टल आ सकता है या फिर नियर टू फार आ सकता है। तो आप इसमें पूछा है गतिक विकास प्रेरक विकास का समीप दराभिमुख सिद्धांत का आशय है विकास से पैर के सिर की ओर अभिमुख होता है। तो आपको पता है दोस्तों, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर होता है, सिर से पैर होता है, पैर से सिर नहीं होता है। और वो भी किसमें होता है दोस्तों, सेफलोकॉर्डल में होता है। ये गलत है, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर होता है, हमको सबको पता है। और यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगला दिया है, एक मिनट, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ये दोस्तों सही है। अभी मैंने बताया था प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो क्या होता है, विकास जो होता है आपका केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे बच्चे के पहले दिल, फेफड़े, जो अंदर के जो चीजें हैं उस पर कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथों, फिर हाथों से सीधे सीधे क्या आता है दोस्तों, उंगलियों पे आ जाता है। आपने देखा होगा, अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि बच्चा पहले आप उसको गेंद फेंकोगे तो पहले ऐसे पकड़ेगा, पूरे हाथ, दोनों हाथ से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसके जैसे कंट्रोल आता जाएगा, फिर वो दोनों हाथ से पकड़ेगा, फिर एक हाथ से पकड़ना सीख जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, प्रॉक्सिमोडिस्टल का उदाहरण है, जो कहाँ से चलता है दोस्तों, केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, नियर टू फार चलता है। तो ये आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर चलता है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कौन सा कथन ठीक है। सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। दूसरा है, बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे ही होते हैं।
सी, बच्चे शैतान जीव हैं जिन उनके निकटस्थ प्रवणों का वश में करना होता है। और डी है, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चों में बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप में होता है। चिल्ड्रन इज हैप्पी पीरियड ऑफ ऑल चिल्ड्रन लाइक एडल्ट इन देयर थिंकिंग। थर्ड है, चिल्ड्रन आर एविल क्रिएचर हु हैव टू बी टाइम टू द एडल्ट्स अराउंड। चाइल्ड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इन चारों में से दोस्तों जल्दी बता के आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो ठीक पूछा है, दिया है कि सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। चाइल्डहुड इज हैप्पी पीरियड फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। जो अच्छे परिवार से हैं, जिनके पास मतलब कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, चाहे जो भी एनवायरनमेंट की, चाहे आप देख लीजिए अभी अफगानिस्तान की बात ले लीजिए, उन बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्रसन्नता की अवस्था, रो रहे हैं बच्चे, खाना नहीं मिल रहा है, कभी इंडिया कुछ खाना पहुंचा रहा है उन सबको, मतलब भोजन की व्यवस्था दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात कह देना कि अब जनरलाइजेशन कर देना कि सभी बच्चों जो बचपन अवस्था होती है सभी बच्चों के लिए खुशियाँ भरी होती है, ऐसा नहीं है। आप समाज में जाइए, बाहर देखते हो कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे रास्तों पे, सिग्नल पे आप जो बेगर्स मिल जाएंगे, भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, उनके लिए भी तो बचपन वही है। जो बचपन एक बड़े लोगों के लिए है, जो हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, जो पैसे वाले, उनके लिए जो बचपन है, वही एज जो है सेंसरी मोटर जो कह लीजिए या फिर मिडिल एज कह लीजिए, अर्ली एज कह लीजिए, वही बचपन उन बच्चों के लिए भी है जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, या फिर समाज का छोटा सा व्यक्ति जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, जो बच्चे कुपोषण शिकार हो, उनके लिए बचपन सेम है दोस्तों। लेकिन अंतर क्या है, एनवायरनमेंट का अंतर है, आप उतना फैसिलिटी उन सबों के पास नहीं है। तो ये कहना कि सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है, ये बात गलत है दोस्तों, ये बात गलत है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट होते हैं, एक बड़े जैसे नहीं होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, अलग होती है, उनके विचार भी अलग होते हैं। बड़े जो बच्चे होते हैं बड़ों की अपेक्षा क्या बोलते हैं, वो भिन्न सोचते हैं, वो भी हैं एक आने के बाद, लेकिन वो क्या होता है, वो भिन्न तरीके से सोचते हैं, वो बड़े बच्चों की तरह नहीं सोचते। और जीन पियाजे ने ये बात कही भी है, तो ये भी बात क्या है आपका, गलत है। नेक्स्ट हमारा, बच्चे शैतान जीव हैं जिन्हें उनके निकटस्थ प्रौढ़ों के वश में करना है। तो बच्चों को एविल कहना, ये तो उसी तरह ही गलत हो जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। डी सही है, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप में करते हैं। चाइल्ड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है दोस्तों, क्या कर, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे, बिल्कुल। जो आप अगर यही आपका जो करीना कपूर का बच्चा है तैमूर, वो क्या है, उसका बचपन अलग है, वो छोटा था तभी वो स्टार बन गया था, तैमूर ने ये किया, तैमूर ने वो किया, बचपन वही है, उतना ही बड़ा वो भी था जितने एक छोटे समाज का बच्चा होता है। अन्य परिवारों का जो बच्चा होता है जो उतना लाइमलाइट में नहीं है, तो वो भी उस सेंसरी मोटर से थोड़ा सा अर्ली, जब चाइल्डहुड में था, 2 से 6 वर्ष के बीच में था उस समय, और जो एक समाज का छोटा बचपन सेम दोनों का है, लेकिन वो हाईलाइट में क्यों, क्योंकि उसके क्या है, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार बड़े हैं, उसकी सोसाइटी बड़ी है, उसके सांस्कृतिक सरोकार बड़े हैं, इसलिए वो क्या है, वो अलग उसका एक्सपीरियंस होगा, वो अलग वो करेगा। और एक छोटा बच्चा जो उसके माँ बाप मुश्किल से एक टाइम का भोजन जुटा पाते हैं, उसका भी बचपन सेम है, वही स्टेज है, लेकिन उसके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक अलग हैं। आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे जो औरतें हैं, चाहे आप अभी भी बहुत सारे गाँव में ऐसा देखने को मिलता है, अगर एक घर में एक लड़की और 2 लड़के हैं और दोनों एक ही एज में स्कूल जाते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद बच्ची को बैठा दिया जाता है घर पे। अभी बहुत सारे जगहों पे जो इलिटरेट पर्सन वैसा करते हैं, बैठा दिया जाता है कि तुम अब स्कूल नहीं जाओगी, अपने भाई बहनों का ध्यान दो। क्यों, क्योंकि वो लड़की है और वो मेल है, बिकॉज उस पर क्या है, उसका कल्चर का इफेक्ट पड़ रहा है, समाज का भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि उसके लिए तो सेम था, उसके लिए भी वो लेटर चाइल्डहुड में थी, उसके भाई भी लेटर चाइल्डहुड में थे, तो उसके लिए बचपन अलग है और उसके भाई के लिए बचपन अलग है। लेकिन नहीं, वो किस क्या है, परिणाम है, वो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक का प्रभाव है कि वो भेदभाव कर रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप में प्राप्त करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, दोस्तों केवल क्वेश्चन पे टिक लगा देना, इससे कोई मतलब नहीं, आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान दें, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन बदले भी, तभी आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये बात होनी चाहिए, इसमें ये सही है, और अपने दिमाग से आप क्वेश्चन सही कर लें। नेक्स्ट है हमारा, अर्ली चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 2 to 8 years, 6 to 12 years, बर्थ टू 5 years, बर्थ टू 12 years। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है, 2 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष और
जन्म से 8 वर्ष तक। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि जो प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड होती है क्या कितना होता है दोस्तों, आपका 2 से 6 वर्ष। कितना होता है दोस्तों, 2 से 6 वर्ष आपका अर्ली चाइल्ड होता है। तो चूंकि इसमें 2 से 8 वर्ष दिया हुआ है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष का होता है लेटर चाइल्डहुड होता है, जो पूर्व उत्तर बाल्य अवस्था होता है। जन्म से 5 वर्ष आपको पता है ये बचपन अवस्था होता है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में नियर अबाउट देखना पड़ेगा, क्योंकि 50 प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग स्टेज, हरलॉक ने अलग दिया है, एरिक्सन ने अलग दिया है, जीन पियाजे ने अलग दिया है, वर्थ ने अलग दिया हुआ है, रॉस ने अलग दिया हुआ है। तो जो कि लेकिन जो एक आधार है जो आपका 2 से 6 वर्ष जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है उससे नियर अबाउट मिला 2 से 8 वर्ष। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोइंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर्स बिकॉज यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। सेकेंड, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। बच्चों को सीखने की उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए असहायक होगा। डी है, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। बताएं दोस्तों। चलिए देखते हैं। दिया है कि नोइंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर्स बिकॉज, मतलब बच्चे के सिंपल शब्द पूछ रहा है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। दिस नोइंग नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रेट द चिल्ड्रेन। दोस्तों जो सेग्रेट जो है पृथक करने वाली बात ही क्या है आपका एक निगेटिव सेंस में हो जाती है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिकॉज हम यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने के लिए सहायता नहीं करता। आप सेग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में क्या है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो सब हम सबको एक साथ एक जगह पर बैठाने की बात कर रहे हैं, एक साथ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप उसको सेग्रेट नहीं कर सकते, तो पृथक वाली बात ही तो उसी तरह निगेटिव हो जाएगी दोस्तों। ये तो होगा ही नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सके। अच्छा प्रभाव क्या मतलब, आपको जानकारी नहीं कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे डील करना है, उसके आप प्रभाव को में अपना दिखाने के लिए आपको अच्छे से पैंट शर्ट पूरा सेंट वगैरह मार के स्कूल में जा रहे हैं, उससे आप बच्चा खुश हो जाएगा, उसको पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना सुंदर दिख रहे हैं, आप कितने प्रभावशाली दिख रहे हैं, कितने अच्छे आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, डजेंट मैटर, ये आपको कोई मैटर नहीं करता। तो ये दोस्तों तो एक बात गलत है कि प्रभाव डालने में कोई मतलब नहीं उसका। हाँ ये देखिए, बच्चों को सिखाने के उपयुक्त अवसर में बिल्कुल आप बच्चे को अच्छे से अच्छे क्या कहते दोस्तों चांस दीजिए, ताकि वो क्या करे, यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। बच्चों को सीखने की उपयुक्त अवसर प्रदान करना यह ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होगा। अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों को दीजिए, आप उसे बोलने का मौका दीजिए, उसे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। बच्चे को कौन सी चीजें की आवश्यकता है, कैसे कौन शिक्षण विधि से उसको पढ़ाना है, किस विधि से वो समझेगा, कैसे उसको हर बात को एकदम इजीली वे में समझाना है, ये बात टीचर के लिए महत्वपूर्ण होगी। और ये बात कहाँ से आएगी दोस्तों, जब तक उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा कि बच्चे की एज क्या है, वो कितना समझ सकता है। पता चले बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड में, आप उसे पढ़ा रहे हो टिग्नोमेट्री 10 के सिलेबस, तो कोई मतलब नहीं है। और या हाँ आप बाल मनोविज्ञान ज्ञान नहीं है उसको, आप उसको मेंटली हैरेस कर रहे हो, तभी आप एक प्रभावपूर्ण शिक्षण नहीं दे सकते। तो दोस्तों बच्चों के सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, ये और यही बात सही है। और इससे बाल विकास की तो दोस्तों फंसाने के लिए एक ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी। आपका सी ऑप्शन क्या है, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, दिया है ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अपब्रिंगिंग। बोल रहा है बच्चे का विकास परिणाम है, अपब्रिंगिंग बच्चे के पालन पोषण का, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो दोस्तों बिल्कुल यही आपका सही हो जाएगा। देखिए इससे आपका कम से कम सीटेट या यूपी टेट में 3 से सीटेट में तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से, और वो कहीं ना कहीं क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े होंगे। किसमें, आनुवंशिकता और पर्यावरण के। जैसे देखिए दिया है इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिक पूरे दोस्तों डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण में ही सारे छिपे हुए हैं। जैसे आपका देखिए बच्चे का विकास और पालन पोषण क्या है दोस्तों, पालन पोषण किस में आ जाएगा, आपके बच्चे के किस में आ जाएगा, आपके एनवायरमेंट में आ जाएगा, पर्यावरण में आ जाएगा। आनुवंशिकता किस में आ जाएगा, बच्चे के हेरिडिटी में आ जाएगा। पर्यावरण भी क्या है इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। बच्चे का जो क्या है डेवलपमेंट किसका है, परिणाम, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। बच्चे की जैसे अपब्रिंगिंग होगी, जैसा उसका एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसा उसको क्या होगा, आपको जैसे आपने सिगमंड फ्राइड भी बोलते हैं क्या कि आप सिगमंड फ्राइड बोलते हैं, आपके ये एरिक्सन भी बोलते हैं
गाल्टन ने बोलते क्या कि मुझे आप एक नवजात बालक दीजिए, उसे मैं डॉक्टर, चोर, डाकू, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप मनोसामाजिक जितने भी हैं दोस्तों, उनका क्या है कि समाज जैसा उनको प्रभाव डालेगा, जैसा उनका आसपास का वातावरण होगा, जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा, वैसा उनका क्या होगा दोस्तों, अपब्रिंगिंग होगी, वैसा वो बनेंगे। और हेरिडिटी भी माने दोस्तों, हेरिडिटी कुछ नॉमिनल होता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, When a child capability in any particular area of development is low है, जब विकास किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो इस पूछ रहा है कि उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका अर्थ विकास किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, विकास के सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है और उसके बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, दिया है व्हेन अ चाइल्ड कैपेबिलिटीज एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो इट, मतलब बोला है जब विकास किसी भी क्षेत्र में विकास विशेष बच्चे की क्षमता कम हो। तो दोस्तों आपको पता है कि बच्चे की जितने भी क्षमताएं हैं, जैसे आपका हो गया कॉग्निटिव हो गया, भावात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस हो गया, सब क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चारों पक्ष क्या है, भावात्मक, संज्ञानात्मक आपका हो गया, फिर संवेगात्मक हो गया, ये सब क्या है दोस्तों चारों एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि अगर एक भी इफेक्ट होता है, मान लीजिए आपके दिमाग में चोट लग गया हो हल्का सा, तो आप उतनी तेजी से नहीं खेल सकते, या उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते, आपको थकान, आपको कहेंगे कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। बिकॉज क्या है, सारी जो पक्ष हैं एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशन में है, और एक इफेक्ट होगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आंसर क्या होगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और यही सही है दोस्तों कि विकास की किसी भी क्षेत्र में विशेष क्षमता, मैंने एक किसी भी क्षेत्र में उसकी अक्षमता होगी तो विकास सभी क्षेत्रों पर उसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेंस इन फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड्स, विकास के जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो दोस्त सेकंड है, डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। दोस्तों जल्दी आंसर बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं, दिया है कौन सा कथन सही पूछ रहा है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर ऐसा कुछ थोड़ा है कि जन्म से किशोरावस्था तक विकास आगे बढ़ेगा फिर किशोरावस्था से पीछे आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सीधी रेखा में, नहीं, विकास क्या होता है दोस्तों, लाइनर नो क्या होता है, स्पाइरल है, क्या है दोस्तों, वर्तुलाकार है, कभी उसकी गति क्या होती है, तेज होती है, कभी उसकी गति धीरे होती है, स्पाइरल होता है, वो एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है। तो ये एक बात गलत है कि विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, तो ये दोस्तों क्या है, गलत बात है। नेक्स्ट है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, अब विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्या विकास जो क्या डेवलपमेंट क्या होता है, वॉर्म टू टॉम चलता है, कहाँ चलता है दोस्तों, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम चलता है दोस्तों। मतलब गर्भ जब बच्चे गर्भ में आ जाता तब से लेकर वो जब तक मर नहीं जाता, मतलब कब्र तक चलता है विकास। आपका वृद्धि समझ में आता है दोस्तों कि स्टेज से खत्म हो जाता है, लेकिन जो वॉर्म विकास है वो क्या होता है, वॉर्म टू टॉम चलता है। तो ये भी गलत है दोस्तों कि विकास जन्म से किशोर तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसा गलत है। ये वृद्धि होता है तो समझ में आता है दोस्तों, ये गलत है। हाँ ये सही है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल। कोई बच्चा है जो 6 महीने में ही चलना सीख जाता है, कोई 8 महीने में चलना सीखता है, कोई 10 महीने में बोलता है, कोई 1 साल तक नहीं बोलता है। कोई जो बच्चा होता है 6 महीने में काफ़ी हेल्दी होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई जो बोलता है, जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, कोई उसी के बगल का बच्चा है वो कम चीज़ों को नोटिस करता है। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि विकास भिन्न गति में भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो डेवलपमेंट अकॉर्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये आपका
सही है। नेक्स्ट है हमारा, मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मध्य बाल्यावस्था का काल है दोस्तों। तो बताइए कौन सा काल है? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष के बाद, 2 से 6 वर्ष के बाद, 6 से 11 के वर्ष के बाद। तो आपको पता है दोस्तों 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष क्या है दोस्तों? बचपनावस्था है। मतलब जिसे उसने क्या बोलते हैं, जीन पियाजे ने क्या बोला है दोस्तों? इसको सेंसरी मोटर एज बोला है। तो ये क्या है? 2 से 6 वर्ष दोस्तों क्या है? अभी मैंने बताया था 2 से 6 वर्ष क्या है? अर्ली चाइल्डहुड है। 6 से 11 वर्ष क्या है दोस्तों? आपका मध्य बचपन अवस्था है, मतलब लेटर चाइल्डहुड है आपका। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सो दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी अनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सी, ठीक है, क्योंकि बहुत शोध यह सिद्ध करते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। और ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण घटक किसी व्यक्ति को वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है, इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप। दिस स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको और हम सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का क्या होता है? अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब आप ये सरगेट नहीं कर सकते कि ये इसका 50% लगता है, इसका 50%। हाँ, कहीं एनवायरनमेंट कहीं इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, कहीं हेरिडिटी इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन आप इसको अलग वे नहीं कर सकते। इसको आप एक मानक नहीं दे सकते कि ये ज़्यादा इफेक्टिव और ये इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये तो इतना तो कन्फर्म है कि एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के विकास में। तो जो जितने भी ठीक नहीं ऑप्शन है, ये क्या है? ये सब उसी तरह गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, इन दोनों में से चूज करना है आपको। तो दिया है बी है कि ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। नहीं। और सी, ठीक है, क्योंकि बहुत शोध यह सिद्ध करते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। और ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी कर सकता है। तो दोस्तों ये कम वाली बात नहीं है कि बहुत प्रबल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन सी जो सही हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके बालों का रंग है, आंखों का रंग है, ये कहीं ना कहीं स्किन कलर है, ये सब क्या है दोस्तों? ये आपके हेरिडिटी का ये क्या होता है? प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी का कहीं प्रबल हो जाती है दोस्तों। आपके बाल, इससे आप चेंज तो करा नहीं सकते। अब जो बालों का रंग आ गया, आपको आंखों का रंग आ गया, अब ये जो जेनेटिक वे में आपको मिला है, आपके माता पिता दादा दादी से मिला हुआ है, ये तो आप चेंज नहीं करा सकते बाजार में जाके। नहीं कि हमको बदल दो, मुझे आंखों का रंग चेंज कराना है, चाहे स्किन वो कराना है, तमाम सारे कृत्रिम विधि आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्या होता है? प्रबल होती है। यहाँ पे एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे बालों के रंग में, आंखों के रंग में क्या है दोस्तों? ये आपका जेनेटिक है और इस पर अनुवांशिकता का ही प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में वातावरण और एनवायरनमेंट दोनों, वातावरण और हेरिडिटी दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। बताएं दोस्तों। तो आपको सबको पता है दोस्तों, विकास की गति जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह क्या होता है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। क्योंकि सबको पता है कि पहले गर्भावस्था के भ्रूणावस्था, गर्भावस्था के बाद से बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद से वो अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेंस में जाएगा, फिर एडल्टहुड में जाएगा, फिर उसका से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। मतलब एक क्रमबद्ध है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक कोई स्टेज ड्रॉप करके वो आगे चला जाएगा, कोई स्टेज ड्रॉप करके पीछे चला जाएगा। बच्चा पहले बैठना पहले क्या होगा दोस्तों? पैर चलने से पहले क्या होगा? वो हाथों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर हल्के से की सहारे से खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे मतलब वो उसके पैरों में जैसे ताकत आएगी वो चलना शुरू करेगा। तो दोस्तों क्या ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही बार उठा और एक ही बार लगा दौड़ने। तो ये ऐसा
कहीं यहाँ का बच्चा हो या ऑल ओवर इंडिया कहीं का बच्चा हो, एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि इस स्टेज के बस ये स्टेज आएगी, इस स्टेज के बस ये स्टेज आएगी। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों को जन्म लेते ही लगे चिल्लाने कि मम्मी पापा, ऐसा नहीं। वो ठीक है, वो ये हो सकता है कि 1 महीना पहले या 1 महीना बाद बोलना सीखेंगे, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वही सेम होगा दोस्तों, कि पहले बच्चा क्या करेगा, रोना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अम्मा पापा करते 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 वो शब्दों को प्रयोग करने लगा, फिर वाक्यों को प्रयोग करने लगा। ऐसा नहीं कि बच्चा मम्मा पापा बोलते बोलते लगा बड़े बड़े वाक्य बोलने लगा, भाषण देने, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो हर क्या है कि आपका ये जो विकास गति जो है एक दूसरे से विभिन्न होती है, क्योंकि यह एक क्या है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। विकास एक एकलवयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दोस्तों ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। बिकॉज देखिए आप डिस शुरू करते हैं, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है समाप्त होता है। अभी हमने बताया कि विकास डेवलपमेंट कहाँ चलता है दोस्तों, वोम टू टॉम चलता है, माने जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक आपके साथ चलता है। तो ये उसी तरह गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास पृथक होता है, बिल्कुल नहीं। विकास को आप अलग नहीं करते, सेपरेट नहीं कर सकते। विकास क्या होता है, वो कभी सभी चीज़ों के समूह होता है। डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, आपका इमोशनल, कॉग्निटिव, मेंटल, सब सारी चीज़ें उसमें शामिल है विकास में। तो विकास कभी पृथक हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है विकास एकलयामी, बिल्कुल गलत है। विकास क्या है, विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन है। बिकॉज विकास में क्या है, आपका ग्रोथ भी शामिल है, आपका भावात्मक पक्ष भी शामिल है, संवेगात्मक पक्ष भी शामिल है, इमोशनल भी शामिल है। विकास एक सभी चीज का समन्वय रूप है। तो दोस्तों ये एकलयामी कैसे हो सकता है, ये बहुआयामी है, मल्टीपल डायमेंशन है। हाँ, ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल, विकास में समाज और संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है, और यही कारण है कि हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग कुछ बोली से, बातों से, रंग, कुछ हेरिडिटी का उसमें तो अंतर होता ही है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, अर्ली चाइल्डहुड ही इज डैश फॉर लॉन्ग डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन है अति संवेदनशील। अभी मैंने बताया दोस्तों, अति संवेदनशील होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। उत्तर बाल्यावस्था को दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है, तो आपको सबको पता है कौन सा आएगा, 6 से 11 वर्ष। जन्म से 6 वर्ष क्या आता है दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष आपका, तो बर्थ ये कोई एज नहीं है दोस्तों। इसमें 2 एज आ जाएंगी, आपका जन्म से 2 वर्ष आ जाएंगे सेंसरी मोटर, और 2 से 6 वर्ष आ जाएंगे अर्ली चाइल्डहुड। 18 से 24 आपका एडल्टहुड में आ जाएगा, 11 से 18 का एडोलेंस आ जाएगा दोस्तों। वयस्कता में संक्रमण की शुरुआत करने वाली अवधि है। ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, मतलब जो आपका ये बाल्यावस्था है और जो आपका युवावस्था, उसके बीच की जो कड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। जो कब से आती है दोस्तों, 11 के बाद आती है और 18 से के मध्य रहती है। जो मतलब मध्य बाल्यावस्था और एडल्टहुड के बीच की जो कड़ी होती है, जिसे स्टैनले हॉल ने तूफान की, स्टॉर्म की अवस्था बोला है, किसी ने इसे परिवर्तन का काल बोला है, किसी ने इसे बहुत ही समायोजन की अवस्था बोला है, जिसमें बहुत सारे दिक्कत होता है युवाओं को, उनके करियर की टेंशन हो जाती है, उन्हें लगता है कि न वो आपकी घर वाले उन्हें न बच्चा समझते हैं न बड़े समझते हैं। चुप रहो, कोई ऐसी बात होगी तो कह रुको, अभी तुम बहुत बच्चे हो, बीच में मत बोलो। और कोई ऐसा बात होगा तो बोलेंगे, उसकी उन्हीं की माँ बोलेगी, चाहे उनके पिताजी बोलेंगे कि तुम बच्चे नहीं रह गए अब। तो बच्चा इसी में कन्फ्यूज होता है कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। तो तमाम सारी दिक्कतें होती हैं युवावस्था में दोस्तों, जिससे किशोरावस्था बोला जाता है, एडोलेसेंस बोला जाता है, जो किसका होता है 11 से 18 के बीच की अवस्था है। नेक्स्ट हमारा कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडोलेसेंस, किशोर निम्नलिखित में से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथियों के दबाव के अनुरूप होते हैं। एडोलेसेंस कन्फर्म्स टू पीयर प्रेशर टू फुलफिल देयर नीड्स रिलेटेड टू अपनेपन, आत्मबोध, आत्मप्रभाविकता, सुरक्षा। दोस्तों आपने एरिक एरिक्सन का पढ़ा होगा, सॉरी अब्राहम मैस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें दिया हुआ है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा कि किशोरा निम्नलिखित में से, अब इसमें पढ़ा भी दूंगा यहाँ पे, कि निम्नलिखित में संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथियों को दबाव के अनुरूप होते हैं। तो दोस्तों किसके होते हैं, उन्हें अपनेपन का
सुरक्षा कब होता है दोस्तों? जब सबसे पहली नीड होती है क्या हायरार्की थ्योरी की? पहली नीड होती है क्या? सुरक्षा। उसके बाद सुरक्षा के बाद व्यक्ति क्या भोजन पानी की व्यवस्था करता है। भोजन पानी की व्यवस्था करने के बाद दोस्तों वो प्यार स्नेह की थर्ड की अवस्था क्या होती है दोस्तों? वही अपनेपन की अवस्था होती है, लव रिलेशंस की बात करता है। उसके बाद से क्या होता है दोस्तों? सबसे लास्ट अवस्था जो होती है आत्मसिद्धि की अवस्था होती है, जिसमें सुरक्षा की भावना होती है। ये आपके हायरार्की थ्योरी की बात है, ये मैं पढ़ा दूंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किशोर अनुभव कर सकते हैं एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, अपने बारे में चिंता, बचपन किए गए पापों के प्रति का भाव, आत्मसिद्धि की भावना। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि किशोर अवस्था में ही बच्चे को ये ज्ञान हो जाए कि अब के बहुत जी लिए क्या करना है, अब बस देश दुनिया में बहुत मोह माया है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सब एडोलेसेंस एज में ही अधिकतर लोग होंगे। दोस्तों ये तो क्या है, लास्ट अवस्था है जो हायरार्की थ्योरी की सबसे लास्ट अवस्था है। और ये बचपन में किए गए पापों के प्रति भय का भाव, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने जन्म ही नहीं लिया, अभी जिंदगी देखिए कौन सा बड़ा पाप कर दिया कि इतनी बड़ी भावना आ जाएगी हमारे दिन में। तो दोस्तों ये भी गलत है कि बचपन में कौन सा पाप कर दिया। और दूसरे जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, बस बहुत जी लिया हो गया, बस अब जो करना था कर दिया, अभी तो हमने करियर नहीं देखा, शादी नहीं देखा, रिलेशंस नहीं देखे। तो दोस्तों ये भी गलत है। हाँ ये सही है कि अपने बारे में चिंता, बिल्कुल एडोलेसेंस में आते ही युवा के बारे में चिंता हो जाती है कि वो भाई वो सोचता है कि करियर के बारे में सोचता है कि कैसे कमाएं कैसे खाएं, जो क्योंकि वो घर वाले में अभी मैंने बताया ना कि अपने बारे में चिंता हो जाती है। क्योंकि जब वो कोई ऐसा काम करेगा तो घर के बारे में बोलेगा, किसी समूह की जो चर्चा हो रही है घर में, किसी पारिवारिक मतभेद हो रही है, पारिवारिक बात हो रही है, बोलेगा तो घर के लोग कहेंगे चुप रहो, अभी तुम बच्चे हो। और कोई ऐसा गलत काम करता है तो तुम बच्चे नहीं हो, तो बच्चा ये समझ मैं बच्चा हूँ या बच्चा नहीं हूँ। तमाम सारी समायोजन की क्रिया होती है, जिसमें स्टर्न हॉल ने भी कहा है कि तूफान की अवस्था है, स्टॉर्म की अवस्था है, परिवर्तन की अवस्था है, समायोजन की अवस्था है। तो ये किशोर अवस्था की बड़ी बातें हैं, परिवर्तनशील की अवस्था है। तो दोस्तों अपने बारे में चिंता हो जाती है एडोलेसेंस में। और ये था दोस्तों आज की क्वेश्चन। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और तब इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते हैं, धन्यवाद।